हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की यूनिट सेकंड पर बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम समझेंगे कि निर्यात संगठन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम भारत में कोई व्यापार करते हैं तो हम अलग अलग बिजनेस फॉर्म यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी या हम एजेंट नियुक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैसे ही जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, हम एक देश से दूसरे देश में माल को बेचते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, तो हमें बिजनेस का कोई संगठन या कोई प्रारूप उपयोग करना रहता है। तो उसके ये प्रकार हैं, ठीक है। फर्म की विदेशी शाखाएं, देखिए इसके अंतर्गत जो है कोई भी फर्म हो, जैसे राम एंड कंपनी है, वह अपनी क्या करे, विदेश में शाखाएं खोल ले, ठीक है ना। तो ये खुद की कंपनी हो जाएगी, मतलब ये कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश है और वो जो है जिस भी कंट्री से बिजनेस करना चाहती है या जिस भी कंट्री में निर्यात करना चाहती है, वहां पर अपनी ब्रांच खोल ले, शाखा ओपन कर ले। तो मालिक मिस्टर राम एंड कंपनी ही रहेंगे और विदेश में शाखाएं खोलने से वह अपना बिजनेस जो है इजीली कर सकते हैं। तो इसमें खुद कंपनी के द्वारा, फर्म के द्वारा विदेश में ब्रांच खोली जाती है। लाइसेंसिंग मतलब किसी बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस लेना। यदि किसी कंट्री में बिजनेस करना है और उस कंट्री में यह नियम है या भारत देश में यह नियम है कि उस देश से बिजनेस करना है, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विदेशी व्यापार में निर्यात करने के लिए एक पैटर्न यह भी है कि आप उसके लिए लाइसेंस ले लीजिए, तो वह एक अधिकृत पत्र हो जाता है जिसकी सहायता से आप विदेश में निर्यात कर सकते हैं। फिर है विदेशी व्यापार प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत मिस्टर राम एंड कंपनी जो है शाखा नहीं खोलेंगे, वो क्या करेंगे, अपना प्रतिनिधि जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहेगा या ऑस्ट्रेलिया के किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बना देंगे, दोनों कर सकते हैं। भारत देश के किसी व्यक्ति को जो ऑस्ट्रेलिया को जानता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को जानता है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर भेज सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो यह भी निर्यात करने का एक तरीका है। तो इस तरीके से भी कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट कर सकती है। फिर है संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर। जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, बड़े लेवल पर बिजनेस करती है, तो जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप में, साझेदारी में बिजनेस कर ले। संयुक्त मतलब आप और फॉरेन जिस कंट्री में आपको निर्यात करना है, उस कंट्री के बिजनेसमैन के साथ मिलकर आप जब निर्यात की प्रक्रिया करें किसी तीसरे देश में, तो वह कहलाएगा संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर। एकीकृत संगठन संरचना, यह जो है बहुत बड़े लेवल पर जिसका बिजनेस बढ़ गया है, तो वह इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वह रख सकती है। डिपेंड ऑन उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता के अनुसार वह ये दोनों रख सकती है, ये तीन एक साथ कॉम्बिनेशन में रख सकती है। एक देश के लिए वो लाइसेंसिंग मेथड यूज कर ले, एक के लिए विदेशी शाखा खोल ले। तो एकीकृत मतलब इनमें से कोई से भी प्रकार का जो है वह रख सकती है। तो ये है स्टूडेंट हमारा एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार। अब हम बात करेंगे एजेंट। भारत में जनरली जो है मैक्सिमम बिजनेस एजेंट के द्वारा किया जाता है। अब एजेंट क्या होता है हम जानते हैं, विक्रय मतलब मालिक के द्वारा जब वह खुद नहीं जा सकता है तो अपने माल को बेचने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, और वह व्यक्ति अधिकृत होता है मालिक के द्वारा जो काम दिया गया है, जो माल दिया गया है उसको बेचने के लिए, तो उसे हम एजेंट कहते हैं। तो निर्यात व्यापार में एजेंट कितने प्रकार का होता है, तो राम एंड कंपनी को मान लीजिए एजेंट की नियुक्ति करनी है, ठीक है, प्रतिनिधि नियुक्त करना है। तो एक तो कमीशन एजेंट, इससे तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। जब किसी कंपनी के द्वारा विदेश में व्यापार करने के लिए किसी एजेंट को नियुक्त किया जाता है और बदले में उसे कमीशन के बारे में बात की जाती है, तो वह होता है कमीशन एजेंट, ठीक है। साधारण जो हम जानते हैं, विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन, ठीक है। फिर है परिशोधी। परिशोधी एजेंट जो है, इन्हें विदेश में उधार विक्रय की परमिशन, सोचिए विदेश में उधार विक्रय की, ठीक है, क्रेडिट सेल की परमिशन दी जाती है, और ऐसे एजेंट को
जब विदेश में कोई उधार विक्रय करता है तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं परिशोधी एजेंट। इस कंडीशन में एक शर्त होती है कि यदि उधार विक्रय मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में किया, अब ऑस्ट्रेलिया में उधार विक्रय किया तो उसका पैसा वसूल करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंट की रहेगी, और यदि वह पैसा वसूल नहीं किया कर पाता है तो इस एजेंट के कमीशन में से काटा जाता है। ठीक है, ये परिशोधी एजेंट होता है। उधार विक्रय करता है, उधार विक्रय की सहमति रहती है, नहीं वसूल हो पाते हैं तो इसको भुगतान करना पड़ता है। फिर है समाशोधन एजेंट। देखिए, जब माल जो है भारत में बुलवाया जाता है या यहाँ से निर्यात किया जाता है तो माल जो है पोर्ट पर, बंदरगाह पर रखा रहता है। उदाहरण के लिए हम समझें, ऑस्ट्रेलिया से माल आया तो डायरेक्ट मालिक के पास नहीं पहुंचता है, पहले वो कस्टम की कस्टडी में रहता है, कस्टम अधिकारी के साथ रहता है। वहां पर जो है बिल्टे दिखाकर माल को छुड़वाना होता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, उसको दिखाकर जो है माल छूटता है। तो ऐसे एजेंट जो है, समाशोधन एजेंट जो है, इसी बात को करते हैं। तो जब आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के द्वारा एजेंट नियुक्त किया जाता है और वह पोर्ट पर, बंदरगाह पर जब माल आता है तो उसको छुड़वाने की पूरी प्रक्रिया अदा करता है, माल का भुगतान करता है, बिल्टी का भुगतान करता है, तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं समाशोधन एजेंट। फिर है माल प्रेषण एजेंट। माल प्रेषण एजेंट जनरली निर्यात के समय उपयोग होता है। जब भारत के द्वारा कोई कंपनी निर्यात करती है किसी दूसरे देश को तो वह जिस एजेंट को नियुक्त करेगी उसे हम कहेंगे माल प्रेषण, माल को भेजने वाला एजेंट। ठीक है, बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वह सब बात निर्यात के संबंध में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे विदेशी एजेंट नियुक्त करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राम एंड कंपनी को एजेंट नियुक्त करना है किसी व्यक्ति को, तो वो क्या क्या क्वालिटी देखेगा। उसके पास 4 व्यक्ति आए हैं, A, B, C और D। 4 व्यक्ति एजेंट के लिए आए हैं, तो उसे कौन से व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखें। अब विदेश में व्यापार कर रहा है, अपन एग्जांपल ले लें, मान लीजिए जापान से व्यापार करना है, तो विदेशी व्यापार की जानकारी, चारों में से जिसके पास विदेशी व्यापार की जानकारी हो, तो किसी भी कंपनी को विदेशी एजेंट नियुक्त करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे विदेशी व्यापार की पूरी जानकारी हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कब कौन से टैक्स लगते हैं, कब जो है माल जाता है आता है, सब जानकारी होना चाहिए। दोनों देश के वैधानिक प्रावधान, उसे ऐसा नहीं कि केवल जापान की ही जानकारी हो, उसे भारत की भी पूरी जानकारी होना चाहिए। भारत में कौन कौन से टैक्स लगेंगे, जब जापान माल पहुंचेगा तो कौन से टैक्स पे करने हैं, भुगतान की क्या पॉलिसी है, व्यापार करने के क्या नियम है, वो सब। व्यापकता मतलब व्यक्ति जो है, इन चारों में से जो व्यक्ति विस्तृत नॉलेज रखता हो, क्योंकि जापान में केवल हमको माल भेजना नहीं है, हमारा व्यापार बढ़ाना है। हम बात कर रहे हैं निर्यात की, तो जितना ज्यादा निर्यात होगा कंपनी का प्रोग्रेस होगा, भारत देश का जो है विकास होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को देखना चाहिए, एजेंट ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे व्यापक नॉलेज हो, विस्तृत ज्ञान हो। स्पष्ट भाषा व शैली, नेचुरली जापान में जो भी लैंग्वेज चलती है एटलीस्ट उसे इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और जापानी भाषा जो है उसे बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और उसकी बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एजेंट बनाने की वैधानिक क्षमता, एजेंट बनने की जो कैपेबिलिटी होती है, कोई टेस्ट होता है यदि किसी कंट्री का, तो वह जो है उसका कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्ययों को वहन करना, एजेंट और जो मालिक है, ऑनर है, जो एजेंट नियुक्त कर रहा है, जैसे यहाँ पे राम एंड कंपनी, इन दोनों के बीच में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि व्ययों का भुगतान कौन करेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, तो कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करेगा। फिर प्रतिनिधित्व, देखिए 2 तरीके से एजेंट के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। पहला कि वह पूरी डीलिंग करेगा जापान के व्यापारी के साथ, मालिक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, उसने एजेंट को अधिकृत पत्र दे दिया है, अथॉरिटी लेटर दे दिया है, पूरी डीलिंग, बिजनेस पूरा डील, मतलब ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्लेस करना, माल को भेजना, पैसे वसूल करना, एवरीथिंग। तो एक प्रकार से एजेंट ये होता है।
दूसरा एजेंट हो सकता है कि केवल उससे कहा जाए कि आप माल को भेजिए और काम करिए। तो कौन से प्रकार का प्रतिनिधित्व जो है वह होगा। फिर ये आदेश के स्थान की परिभाषा। देखिए, एजेंट को बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसका प्लेस, उसको कौन कौन से, जैसे जापान में बात करें तो जापान बहुत बड़ा है, तो कौन कौन से प्लेस पर वह व्यापार कर सकता है वह क्लियर होना चाहिए। कमीशन क्लियर हो, जब आप करें तो मालिक और एजेंट के बीच में कमीशन की राशि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा कमीशन बनता है। कौन कौन से खर्च काटे जाएंगे, कौन कौन से जो है कमीशन दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, एवरीथिंग। और उधार बिक्री की कंडीशन रखनी है नहीं रखनी है, क्योंकि मामला विदेश का है, तो पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी भी एजेंट की होगी। तो ये है स्टूडेंट हमारे विदेशी एजेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, और हम जब एजेंट नियुक्त कर रहे हैं किसमें, अंतरराष्ट्रीय विपणन में, तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि निर्यात के लिए उत्पाद विकास। विदेश में किसी प्रोडक्ट को बेचना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें हमें 3 लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है। एक तो खुद अपने देश के, दूसरा दूसरी कंट्री के जो निर्यातक हैं जिसको हम माल भेज रहे हैं, और तीसरा उस देश के कॉम्पिटिटर से। तो आपका प्रोडक्ट जो है किस प्रकार से हो, आपको, आप जब विदेश में या निर्यात में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद को बेचना चाह रहे हैं, तो आपको जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। स्टूडेंट ध्यान देना, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं जो कि हमें निर्यात करना है, दूसरे देश को बेचना है, तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। या फिर आपको क्वेश्चन आए उत्पाद नियोजन के तत्व, उत्पाद नियोजन के तत्व या प्रभावित करने वाले तत्व, तो दोनों का आंसर ध्यान देना। उत्पाद नियोजन मतलब प्रोडक्ट प्लानिंग, और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इन दोनों का आंसर सेम ही है। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में, विपणन में सबसे मेन चीज होती है आपका प्रोडक्ट, उत्पाद, इसी के बेसिस पे जो है आपका प्रोडक्ट, आपकी मार्केट इमेज जो है वो क्रिएट होती है। तो कैसा होना चाहिए, हम सारी चीजें कौन सी देखेंगे, प्रोडक्ट की बनावट। हमें उत्पाद इस प्रकार का बनाना चाहिए जो कि हम जिस देश में बेचना चाह रहे हैं, निर्यात करना चाह रहे हैं, वहाँ की कस्टमर की, उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार हो, उनकी संस्कृति के अनुसार हो, उनकी परंपराओं को सूट करता हो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन जो उनके धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट की बनावट ध्यान रखनी है, डिज़ाइन, कलर, वो जो हम जिस देश में बेचना चाहते हैं उस हिसाब का होना चाहिए। फिर उत्पाद की किस्म, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस देश में यह ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, वहाँ की पूरी रिसर्च, अनुसंधान कर आप यह जान लीजिए कि वहाँ पर किस प्रकार की क्वालिटी सूट करती है, किस प्रकार की क्वालिटी ग्राहक के द्वारा पसंद की जाती है, तो वो आप देख लीजिए। आकार, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है वहाँ पर आकार को लेकर बहुत छोटे छोटे आकार में चीज़ें कंज्यूम होती है, क्योंकि ना तो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ना टाइमिंग होता है। तो आप जब अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, प्लान करें, या प्रोडक्ट बना रहे हैं आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन से, तो उसका आकार आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, कौन से आकार का कितने ग्राम की पैकिंग चाहिए है, कौन सी कलर, डिज़ाइन, शेप। उत्पाद का नाम क्या रखना है, नाम आपका इस प्रकार का हो कि विदेशों में उस ब्रांड का कोई नाम ना हो, इजीली जो है अंडरस्टेबल हो, इजीली प्रोनाउंसिएशन वाला हो, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज को वहाँ प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो वैसा हो आपका। रंग जो है वही संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के लोगों की पसंद और उसके अनुसार होना चाहिए। फिर गारंटी व सेवा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम अपना माल जो है वह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं दूसरे देश को, तो वहाँ पर आप कितनी गारंटी दे पाएंगे, क्या आप गारंटी दे पाएंगे, आप वारंटी दे पाएंगे। विक्रय करने के बाद जो सेवाएं, जैसे हमको रिपेयरिंग मिल जाती है, और भी फैसिलिटी, सर्विसिंग हमको फ्री मिलती है यदि हम व्हीकल्स की बात करें, तो इस प्रकार की कोई सेवा आप दे सकते हैं, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए। फिर लेबल लगाना व ब्रांड नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग में सेल हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हो जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। हम सब अपने प्रोडक्ट पे लेबल देखते हैं,
क्वांटिटी लिखी रहती है, नाम लिखा रहता है, यूजर्स लिखे रहते हैं, कंपनी का नाम और एक्सपायरी डेट यदि अपना प्रोडक्ट का टाइप ऐसा है तो सेम थिंग। और ब्रांड नेम से ही चीज़ें आज की डेट में फेमस होती है। पैकेजिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैकेजिंग जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेफ्टी वहाँ सुरक्षित वह निर्यात जिस कंट्री में कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाए, और दूसरी चीज़ लोगों के अट्रैक्शन के लिए, दोनों चीज़ें कवर होनी चाहिए। और प्रतियोगिता, साथ में जब भी हम नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, प्लान करेंगे या एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देश के लिए साबुन बनाना है और विदेश के ग्राहक के लिए साबुन बनाना है, दोनों में बहुत अंतर आएगा। तो प्रतियोगिता का आपको ध्यान रखना है, अपने देश के प्रतियोगी को भी ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटर को, और विदेश के भी, ठीक है। तो ये चीजें जो है, हमको 2 क्वेश्चन हमारे रेडी हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, उस समय कौन सी बातें ध्यान रखनी है, और उत्पाद नियोजन के तत्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रक्रिया। हमें कोई एक नया प्रोडक्ट बनाना है, जैसे मुझे साबुन जो है फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है, निर्यात करना है। मैंने ये सब चीजें सोच ली, समझ ली। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? अब मुझे सबसे पहले विचार सृजन, नए विचारों का निर्यात हेतु नवीन उत्पाद विचारों का सृजन, नए विचार जो है मुझे वो आइडिया जो है, तो आइडिया मुझे कौन कौन दे सकता है? मेरे एम्प्लॉय दे सकते हैं मुझे कंपनी के, ग्राहक दे सकते हैं, हायर अथॉरिटी मुझे सजेशन दे सकती है, ठीक है, और मेरे कलीग्स जो हैं साथ वाले, वो मुझे नवीन विचार, मुझे जो है अब निर्यात करने के बारे में सोचना है, तो मेरे साथ वाले ये जो लोग हैं मुझे सजेशन दे सकते हैं नवीन विचारों का। सबसे पहले मेरे मन में आइडिया आएगा, जैसे मैंने डिसाइड किया मुझे एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से निर्यात करने के लिए साबुन बनाना है। फिर मैं क्या करूँगी? साबुन बनाने का मैंने सोचा है तो मेरे विचार की पूरी छानबीन करूँगी। क्या रिसर्च करूँगी मैं कि मैंने जो सोचा है वह विचार सही है या नहीं है। मैं जिस कंट्री में बेचना चाहती हूँ वहाँ पे साबुन की क्या यूटिलिटी है, कितने लाइफ टाइम है, कौन सा फ्लेवर पसंद, कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, कौन सा साइज का साबुन वहाँ यूज होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ों की मैं रिसर्च करूँगी, मुझे साबुन बनाने का जो आइडिया आया है। फिर इसके बाद उसकी मार्केट स्टडी करूँगी। मैंने डिसाइड तो कर लिया कि साबुन बनाना है, मैंने कलर डिज़ाइन वगैरह सब सोच भी ली, रिसर्च कर ली, कॉम्पिटिटर कौन सा साबुन बना रहा है, भारत देश से कौन कौन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी पता कर लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा साबुन की डिमांड कितनी होगी, कितना मेरा साबुन बिकेगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे टैक्स वगैरह काट के कितने का शुद्ध लाभ होगा, वह मैं पूरी मार्केट रिसर्च करूँगी। टाइम कितना लगेगा, मुझे उत्पादन करूँगी तो कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो सब चीज़ें मैं एनालिसिस करूँगी। और उसके बाद सारी एनालिसिस करने के बाद यदि मैं संतुष्ट हो जाती हूँ तो मैं क्या करूँगी? प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी टेस्टिंग करूँगी। मैं मार्केट में इस साबुन को जो रिसर्च करवाऊँगी 15-20 कस्टमर को या जो भी मेरा एरिया रहेगा उतने लोगों को बुलवाकर उस साबुन के बारे में उनके व्यूज़ पूछूंगी, उनको यूज़ करने को दूंगी और पूछूंगी कि आपको यह साबुन में क्या क्या ठीक लगा, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, सारी जो है क्वेश्चनरी करके मैं उनसे डिटेलिंग लूँगी। और उसके बाद जो है मैं उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो ये है पूरी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्रोसेस। किसमें ध्यान रखना? निर्यात। क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा कि निर्यात हेतु किसी उत्पाद को बनाने के संबंध में क्या तत्व ध्यान रखने हैं या प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हम उत्पाद के प्रकार, कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं? 2 प्रकार के, औद्योगिक वस्तुएं जो किसी और प्रोडक्शन में यूज में आती है और उपभोक्ता वस्तुएं जो हम उपभोग कर लेते हैं, किसी भी उपभोक्ता के द्वारा उपयोग कर ली जाती है। तो इस टॉपिक को हम समझ चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में। तो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक कि निर्यात के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी वस्तु को निर्यात करते हैं तो उसमें मूल्य निर्धारण के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले निर्यात मूल्य निर्धारण, तो इसमें निर्धारित करने के तत्व। अब हम कोई प्रोडक्ट देश में बेच रहे हैं तो हम देश के हिसाब से सोचते हैं, और जब हम किसी प्रोडक्ट को निर्यात कर रहे हैं, किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं,
तो वहाँ पे प्राइस, मूल्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसको, मूल्य को जब आप डिसाइड करेंगे कि कितना मूल्य रखना है, हमें 10 रुपये रखना है या 50 रुपये रखना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो किसी भी वस्तु को, मूल्य को कितने फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। प्रोडक्ट की डिमांड, हमारे प्रोडक्ट की विदेश में क्या डिमांड है, उसकी डिमांड यदि ज़्यादा होगी तो हम ऊंचा मूल्य रख सकते हैं। डिमांड यदि कम है तो हम ऊंचा मूल्य यदि रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, डिमांड और कम हो जाएगी। ऐसी वस्तु की लागत, नेचुरली हर व्यापारी चाहता है कि उसे जितने में वस्तु बनी है उतना तो उसका पैसा मिले, साथ में लाभ में मिले, तो वस्तु की लागत का हम ध्यान रखेंगे। फिर त्रिस्तरीय प्रतियोगिता, निर्यात करते हैं यदि किसी प्रोडक्ट को हम, तो 3 कॉम्पिटिटर हमें देखना रहता है। हमारे देश के जो कॉम्पिटिटर हैं वो, और दूसरे देश में जो, जिसको हम माल बेच रहे हैं वो, और दूसरे देश के जो कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी उस माल को बेच रहे हैं उनके देश में, उनको भी हमें देखना होता है। तो त्रिस्तरीय प्रतियोगिता का सामना करने की कैपेबिलिटी हो, मतलब हमें मूल्य इस प्रकार का रखना है कि तीनों प्रतियोगिता को हम इजीली फेस करें और हमारा लाभ जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो। किस्म, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, प्रतियोगी है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और उसका प्राइस कितना है, और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी यदि उससे बेटर है तो नेचुरली हम उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन यदि उसकी क्वालिटी और हमारी क्वालिटी एक जैसी है तो हम यदि मूल्य ज़्यादा रखते हैं तो हमें नुकसान होगा, हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। सरकारी नियंत्रण कैसा है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सरकारी नियंत्रण कैसा है वह ध्यान रखिए। आयातक देश का आर्थिक स्तर, जहाँ जो है माल बेचा जा रहा है, भेजा जा रहा है, वहाँ का इकोनॉमिक लेवल कैसा है, वहाँ महंगाई ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ लोग खर्च किस प्रकार से करते हैं, वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, महंगी मिलती है, कर की नीति क्या है वह आप देख लीजिए। फिर उपभोक्ता व्यवहार में अंतर, हम हमारे देश में देखते हैं कि उपभोक्ता अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, कोई सब एक उदाहरण ले लें हम, ऐसे ही जो है विदेशों में भी उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वह भी, जैसे कुछ लोग ब्रांड नेम से चीजें खरीदते हैं, कीमत नहीं देखते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो पैसा पहले देखते हैं फिर चीज खरीदते हैं, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, प्राइस से नहीं करते। तो वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ माल बेच रहे हैं वहाँ पे कस्टमर कैसा है। क्रय की आवृत्ति, क्रय कितनी बार किया जाता है, यदि जहाँ आप माल बेच रहे हैं वहाँ के उपभोक्ता के द्वारा खरीदने की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बार बार खरीदते हैं तो फिर कीमत बहुत मायने रखेगी। और यदि उनकी टेंडेंसी ऐसी है कि साल भर में एक बार हमने इकट्ठा खरीद के रख लिया, अब हमें खरीदने की जरूरत नहीं, तो उनकी प्राइस के मामले में सोच अलग होगी। तो वो एनालिसिस कर लीजिए। फिर विक्रय पूर्व व पश्चात की सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसमें फैसिलिटी और दे रहे हैं तो नेचुरली आपको प्राइस क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में भी आप सर्विस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि जो है और भी इस प्रकार की जो है पहले भी आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो वह प्राइस मूल्य में इंक्लूड होता है, तो उसके हिसाब से भी आपका मूल्य क्या होगा, चेंज होगा। और साख की शर्तें, मतलब उधार की शर्तें, तो यदि इस प्रकार की फैसिलिटी है तो वो फैक्टर भी आप ध्यान रखेंगे। तो निर्यात जो प्रोडक्ट आप करने वाले हैं उसका मूल्य जब आप डिसाइड करेंगे तो इस प्रकार के पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अब जो है नवीन वस्तु का मूल्य निर्धारण, ये हमने देखा हमारी वस्तु चल रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई नई वस्तु आपने बनाई है तो उसका मूल्य, विदेश में निर्यात कर रहे हैं वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IMP क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसमें 2 प्रकार के मूल्य रखे जा सकते हैं। एक रखा जा सकता है प्रारंभिक उच्चतम कीमत नीति, और इसका जो है मलाई उतारने वाली टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रारंभिक उच्चतम कीमत, देखो नई वस्तु का प्रारंभ में उच्च कीमत, नाम से देखना, नई वस्तु है, पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, उसका जो है प्रारंभ में हम कीमत क्या रखेंगे, उच्चतम, हाई रखेंगे। और दूसरी रख सकता है कम प्रवेशक नीति। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कारण से ये नीति या ये नीति अपनाई जाती है, या है ये, है ना। मलाई उतारने वाली नीति कब रखी जाती है, कौन कौन सी स्थितियां हैं, जब कम लोचदार मांग की लोच हो,
कम लोचदार मांग का अर्थ होता है कि प्रोडक्ट आपका ऐसा हो जिसमें मूल्य के कारण डिमांड में कोई अंतर नहीं आता हो, वह बेसिक नीड की वस्तु हो, कोई ऐसी चीज हो जो जरूरत की वस्तु हो। ऐसी वस्तु की मांग क्या होती है, कम लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, मूल्य का फर्क नहीं पड़ता है, व्यक्ति को जरूरत है तो वो खरीदता है। जैसे हम उदाहरण समझ लें इसमें, गैस के मूल्य कितने भी बढ़ रहे हैं, हम उसको उपयोग करते हैं, तो वह क्या हो गई, उसकी मांग क्या हो गई, बेलोचदार हो गई, मतलब उस पर मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी वस्तुओं की कौन सी होती है, मलाई उतारने वाली। इस विधि के अंतर्गत जो वस्तु है, नवीन वस्तु है, न्यू प्रोडक्ट है, उसकी कीमत उच्च रखी जाती है और ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वह कमाया जाता है। तो कम लोचदार मांग वस्तुओं की ये वाली रखी जाती है। प्रतिस्पर्धा का अभाव, ऐसी वस्तुओं की यह प्राइस रखी जाती है जिसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो क्या होगा, उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वह इस वस्तु को खरीदेगा ही। तो प्रतिस्पर्धा जहां पर नहीं होती है वहां पर ये वाली नीति अपनाई जाती है। आय के आधार पर बाजार विभक्तिकरण है, जब इनकम के आधार पर बाजार को बांटा गया है, उपभोक्ता ऐसे रखे गए हैं जो आय के आधार पर हैं, तो वहां भी जो कौन सी नीति अपनाई जाती है, मलाई उतारने वाली, ज्यादा कीमत वाली। कीमत त्रुटि में सुधार, मलाई उतारने वाली नीति में जो है, यदि किसी विक्रेता से ज्यादा प्राइस रखा गया है या उसकी कीमत में उसको कुछ लग रहा है तो वह त्रुटि सुधार कर सकता है। अधिक मांग व अधिक आगम व लाभ, जब कोई व्यापारी ज्यादा से ज्यादा आय कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, तो वह ये वाली नीति अपनाता है, उच्च कीमत वाली। फर्म की उत्पादन क्षमता अनुरूप मांग, यदि जो है फर्म जितना उत्पादन कर रही है उतनी ही मार्केट में डिमांड है तो वह यह नीति अपना सकता है। विलासिता वस्तु हेतु, विलासिता की वस्तु जो है उच्च आय वर्ग लोगों के द्वारा खरीदी जाती है, तो यदि उन्हें चीज समझ में आ जाती है, प्रोडक्ट पसंद में आता है, तो वह पहली बार में ही हाई कीमत में चीजों को खरीद लेते हैं। विनियोग की शीघ्र वापसी, इस नीति के अंतर्गत विक्रेता ने, व्यापारी ने जितना पैसा लगाया है वह क्या होता है, जल्दी से जल्दी वापस आ जाता है। जस्ट इसके अपोजिट है कम प्रवेशक नीति, इसके अंतर्गत मूल्य क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। कम कब रखते हैं, जब मांग अधिक लोचदार हो, मतलब जिसका मूल्य के कारण मांग पे बहुत जल्दी असर होता हो। मूल्य बढ़ाया, मांग कम हो गई, मूल्य कम किया, मांग ज्यादा हो गई, ऐसी वस्तुएं। फिर प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना, कॉम्पिटिटर ने यदि 10 रुपए प्राइस रखी है और हम नई वस्तु लॉन्च कर रहे हैं और यदि हमने 9 रुपए रख दी है तो कॉम्पिटिटर क्या होगा, डिसअपॉइंटेड होगा, हतोत्साहित होगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन यदि हम कर रहे हैं तो हम जो है वैसे ही लाभ कमा लेंगे, हम ज्यादा मात्रा में बेचकर लाभ को कवर कर लेंगे। फिर अपर्याप्त उच्च वर्ग, चूंकि उच्च वर्ग जो है, हायर सोसाइटी कम होती है, उसका परसेंटेज कम होता है, तो ऐसे वर्ग को कवर करना है हमें, और वो वर्ग कम होता है चूंकि, और हमारा टारगेट क्या है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हम फिर स्टार्टिंग में कौन सी प्राइस रखें, कम मूल्य रखें प्रोडक्ट का, और लागत कम हो। यदि किसी प्रोडक्ट की लागत कम है तो नेचुरली हम उसकी प्राइस भी कम रखेंगे। प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, 50 कॉम्पिटिटर बैठे और मैं 51 नंबर की कॉम्पिटिटर हूँ, मैं अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, तो क्या होगा, मुझे उस 50 कॉम्पिटिटर को कंपटीशन देने के लिए कम प्राइस रखना है, और सरकारी हस्तक्षेप जहां पर ज्यादा होगा वहां पर प्राइस कम ही रहेगी। तो ये है स्टूडेंट, नई वस्तु, नया प्रोडक्ट यदि हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस को निर्धारित करने की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे विभेदात्मक एकाधिकार में कीमत निर्धारण। सबसे पहले हम समझ लें विभेदात्मक एकाधिकार क्या होता है। तो स्टूडेंट, एकाधिकार मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर विक्रेता का एकाधिकार हो। इट मीन्स कि वह अकेला व्यक्ति सप्लाई करने वाला हो। जैसे आज की डेट में हम बोले रेल सेवाएं या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हमारे पूरे भारत देश में एक ही है, वही सेवाएं प्रदान कर रही है। और विभेदात्मक मतलब क्या होता है, वह अपनी सेवाओं का, एक जैसी सेवाओं का जब अलग अलग मूल्य वसूल करें तो उसे हम क्या कहेंगे, विभेदात्मक एकाधिकार।
एकाधिकार भी है उनका। इसके अलावा रेलवे की कोई भी और कंपनी नहीं है कि ग्राहक दूसरे किसी कंपनी से उसको सेवा का लाभ ले, उसे जाना रेल से ही है। तो वहाँ पर तो जब किसी वस्तु की एकाधिकार होने की स्थिति में अलग अलग ग्राहक से अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है तो उसे हम कहते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। समझ में आया आपको? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे रेलवे कंपनी है। रेलवे कंपनी का क्या है? पूरा एकाधिकार है, मोनोपोली है, वह अकेली है रेलवे कंपनी में। तो वह अलग अलग कस्टमर से अलग अलग किराया, जैसे हमारे यहाँ पे एसी, स्लीपर, जनरल, कोच ये रहते हैं, सेवा एक ही दे रही है कि वह एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाती है, लेकिन अलग अलग किराया वसूल करती है। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी एकाधिकार की स्थिति है, वो मनचाहा मूल्य जो है सरकार रख सकती है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वह भी एकाधिकार की स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो है वह सरकारी हाथों में है। तो यह होता, उसमें कीमत निर्धारण कैसे डिसाइड होता है, तो ये समझ में आया आपको। और ये सब हम बात अंतर्राष्ट्रीय विपणन की कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इसको एक्सप्लेन करें तो पूरा विदेश में व्यापार कर रहे हैं ऐसा। तो एकाधिकारात्मक स्थिति ये कब फॉलो होती है? जब किसी व्यापारी की एकाधिकार की स्थिति हो, मतलब वह विदेश में व्यापार कर रहा हो, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? एकाधिकार की होगी। कोई और जो है उसकी प्रतियोगिता में माल बेचने वाला नहीं होगा। मांग की लोच में अंतर हो। एकाधिकार में अलग अलग मूल्य तभी वसूल कर सकते हैं जब मांग की लोच अलग अलग हो। मांग की लोच यदि बेलोचदार है तो वहां ज्यादा मूल्य रखा जा सकता है, लोचदार है तो कम मूल्य रखेंगे। अज्ञानता, आप विभेदात्मक मतलब डिफरेंशिएट प्राइस तभी रख सकते हैं जब ग्राहक जो है वह अननोन हो, उन्हें जानकारी नहीं हो कि यह वस्तु सस्ती भी मिल सकती है। क्रय शक्ति में अंतर, अलग अलग क्रय शक्ति, जैसे रेलवे जो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ क्रय शक्ति के हिसाब से ही बटा हुआ है कि जो जनरल वाला है, जनरल में कौन सफर करते हैं? जो एसी का किराया या जिनकी इनकम कम होती है। तो क्रय शक्ति में अंतर के आधार पर भी डिफरेंशिएट किया जाता है। वस्तु व सेवा की प्रकृति, वस्तु और सेवा की क्वालिटी के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किया जाता है, मूल्य अलग अलग वसूल किए जाते हैं। भौगोलिक दूरी, क्षेत्र अलग अलग होने के कारण भी जो है मूल्य अलग वसूल किया जाता है। उसी शहर में रहने वाले व्यक्ति से, ग्राहक से अलग मूल्य वसूल करेंगे और जो दूर रहता है उससे अलग मूल्य वसूल करते हैं। आदेश पर विक्रय, यदि कोई वस्तु हमने ऑर्डर देकर बनवाई है, आदेश देकर बनवाई है, तो वहां पर क्या होता है? अलग मूल्य वसूल होता है। यदि 4 कस्टमर उसी शॉप पे ऑर्डर देकर गुड्स को बनवा रहे हैं तो जो है, जैसे कपड़े जो स्टिचिंग होते हैं उसमें मनचाहा मूल्य वसूल किया जाता है, तो वहां भी कौन सी पॉलिसी यूज हो रही है? डिफरेंशिएट, विभेदात्मक। फिर है समान सेवा, यदि सेवाएं एक जैसी, यदि रेलवे कंपनी देखे तो सेवा एक जैसी दे रही है कि आपको जो है वह डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाएगी, लेकिन मूल्य सबसे अलग अलग लिया, तो सेवा जो है वह एक ही प्रकार की दी जाती है विभेदात्मक एकाधिकार में। सरकारी नियम के कारण भी जो है एकाधिकार की स्थिति में अलग अलग मूल्य जो है वह वसूल किए जाते हैं। तो ये है आपका विभेदात्मक एकाधिकार में कीमत निर्धारण। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मूल्य नीति, यदि आपको मार्केट विदेश में माल बेचना है तो आप इनमें से कोई सी नीति जो है वह अपना सकते हैं मूल्य डिसाइड करने की। समान मूल्य नीति, हमारे देश में हम जिस मूल्य पर माल बेच रहे हैं उसी मूल्य पर हम विदेश में भी माल बेचेंगे, ये होती है समान मूल्य नीति। विभेदात्मक मूल्य नीति, ये मैंने बताई आपको अभी कि एक ही वस्तु का हम अलग अलग मूल्य लेंगे, हमारे देश में अलग लेंगे, विदेश में अलग लेंगे। एकाधिकार मूल्य नीति, एकाधिकार मतलब उसके अलावा जो है सप्लाई करने वाला और कोई भी व्यक्ति नहीं है, वह सिंगल व्यक्ति है, तो वह जब मूल्य वसूल करे तो वह होती है एकाधिकार मूल्य नीति। दोहरी मूल्य नीति, हमारे देश में अलग मूल्य निर्धारित करे और दूसरे देश में अलग मूल्य रखे और तीसरे देश में और अलग मूल्य रखे, तो उसे कहते हैं हम दोहरी मूल्य नीति। नेता मूल्य नीति, लीडर प्राइस, एक नेता जो मतलब कहना चाहिए इसमें कि एक मूल्य जो है वह बेसिकली डिसाइड कर लिया जाता है और जिस भी देश में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, वहां पर उस प्राइस के आसपास ही मूल्य रखा जाता है। अवसर मूल्य, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी प्राइस,
यह जो है बाजार मूल्य होता है जिसमें जिस मार्केट में जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां की प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए वस्तु का मूल्य जो है वो अप एंड डाउन कर लिया जाता है। प्रतियोगी मूल्य नीति, इसके अंतर्गत वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय हमारे प्रतियोगी ने क्या प्राइस रखी है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम तो उस देश में कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखी है उसको ध्यान रख के मूल्य निर्धारित किया जाता है। बाजार प्रवेश मूल्य नीति यह हम पढ़ चुके हैं, मलाई उतारने वाली और कम प्रवेशक, ठीक है। क्षेत्रीय सुपुर्दगी मूल्य नीति, इसके अंतर्गत जहां हम निर्यात कर रहे हैं वहां पर क्षेत्र के अनुसार मूल्य निर्धारित करते हैं, जो पास में है, जो दूर है और क्षेत्र कितना बड़ा है उसके हिसाब से हम मूल्य निर्धारित करते हैं। और उत्पादन केंद्र मूल्य नीति के अंतर्गत जहां पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है वहां उसकी लागत प्लस लाभ को जोड़कर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण की नीतियां। यहाँ पर हमारी फिनिश आउट होती है यूनिट 2।